जय हिंद मेरे प्यारे मित्रों। तो हम सभी पिछले वीडियो में हम सभी ने ये देखा कि सिंधु सभ्यता के जितने भी स्थल थे उनकी खुदाई में हमें क्या क्या सामग्रियां मिली, कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए, इसके बारे में हम लोगों ने जानकारी ले ली है। अब आइए आते हैं सिंधु सभ्यता की विशेषता क्या क्या थी। तो सिंधु सभ्यता की विशेषता के बारे में 5 मिनट चर्चा करते हैं और उसके बाद फिर हम आते हैं वैदिक संस्कृति के ऊपर और फिर वैदिक संस्कृति को आगे लेकर के चलेंगे। तो आइए पहले हम जानते हैं कि सिंधु सभ्यता की विशेषताएं क्या क्या थी। जैसा कि हम लोगों ने सिंधु सभ्यता में जो जो पढ़ा है उसी में से कुछ कुछ विशेषताएं ऐसी थी जो महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, यानी यूपी ट्रिपल एससी पेट के दृष्टिकोण से जो सबसे महत्वपूर्ण है, हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। आइए देखते हैं हम सिंधु सभ्यता की सिंधु सभ्यता की सिंधु सभ्यता की विशेषताएं सिंधु सभ्यता की विशेषताएं। अब देखिएगा सिंधु सभ्यता की विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं। तो सिंधु सभ्यता की विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता तो यही थी कि इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था, तो हम कहेंगे इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था। तो आप कहोगे इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था कृषि। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था, तो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था कृषि। उसके बाद दूसरी विशेषता है कि ये सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी या ग्रामीण सभ्यता थी, ये हमने आपको पहले भी बता रखा है। तो यह सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो हम कहेंगे यह सभ्यता शहरी सभ्यता थी और पूरे इतिहास में यानी प्राचीन काल यानी सिंधु सभ्यता जो है यह पहली शहरी सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी, तो पहली शहरी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। ये ग्रामीण सभ्यता नहीं थी, ये शहरी सभ्यता थी। और जब शहरी सभ्यता थी तो शहरी सभ्यता में जो आपको नाली मिलेगा या सड़कें मिलेंगी वो सुव्यवस्थित ढंग से होंगी। तो हम कहेंगे जो नालियां हुआ करती थी, नाली और सड़क, पहले तो हम नाली देख लेते हैं। ढकी हुई थी नाली ढकी हुई थी यानी यहाँ पर पानी निकलने की व्यवस्था सुचारू रूप से की गई थी। अब बात करते हैं बनवाली की। तो बनवाली में हमने देखा था कि वहां पर जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं थी। वहां पर प्रत्येक घरों में आपको सोख्ता देखने को मिलता था, यानी वहां पर जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी। और बनवाली में ही आपको सड़कें टेढ़ी मेढ़ी देखने को मिलेगी। और जब हम सड़क की बात करते हैं तो सड़क, सिंधु सभ्यता की जो सड़कें थी वो सीधी थी और 90 डिग्री के कोण पर काटती थी। 90 डिग्री के कोण पर काटती थी एक दूसरे को, यानी 90 डिग्री के कोण पर एक दूसरे को ये सड़क काटा करती थी। यानी कहें तो कुछ इस प्रकार से था। ये रहा आपका सड़क, ये है आपका चौराहा जो कि 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटती थी। अगली विशेषता हम देखते हैं। अगली विशेषता, तो यहां पर साक्ष्य जो मिले हैं वो किस तरीके से मिले हैं। जो लिपि थी, इनकी लिपि, लेखन की शैली थी, जो लेखन की शैली थी इनकी, वो भाव चित्रात्मक थी। कैसी थी भैया, तो वो भाव चित्रात्मक शैली थी। अब भाव चित्रात्मक शैली क्या होता है, जैसे देखिएगा कि आजकल आप लोग जब मैसेज करते हैं अपने उनके पास या कहीं भी, तो आप जब लिखना स्टार्ट करते हैं
तो आपने कोई मैसेज भेजा तो उधर से रिप्लाई आ गया दिल, दिल आ गया। अब इसका संकेत क्या है? इसका संकेत क्या है भैया? प्यार का संकेत है। फिर आप देखेंगे कि मुस्कुराता हुआ कोई इमोजी आ जाएगा, खिसियाता हुआ कोई इमोजी आ जाता है ना, एकदम ऐसे ही खिसियाता हुआ इमोजी आ जाएगा। तो वो भी एक प्रकार का क्या है? तो सांकेतिक लिपि है ना, भाव चित्रात्मक लिपि है। तो जैसे अगर हम कहें कि हमने यहाँ पर एक आंख बना दिया, ये आंख बना दिया और इसी में आंसू टपकता हुआ दिखा दिया हमने, तो इसका मतलब क्या है कि कोई आदमी रो रहा है या रोते हुए आदमी का यहाँ पर भाव चित्र किया गया है। तो ऐसे ही लिपियां हमें देखने को मिली जो कि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी। लिखी तो गई लेकिन पढ़ी नहीं जा सकी क्योंकि वो भाव चित्रात्मक थी। ठीक है, अगली विशेषता हम देखते हैं। अगली विशेषता हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मुहरें मिली थी, मुहर, यहाँ पर जो मुहर मिली थी, उस मुहर पर एक सींग वाले जानवर का चित्रण था। एक सींग वाले जानवर का एक सींग वाले जानवर का चित्र अंकित था। किसका चित्र अंकित था? तो एक सींग वाले जानवर का चित्र अंकित था। खैर कि वो देखने में आपको गाय की तरह या जैसे नील गाय होती है उस तरह का देखने का प्रतीत होगा, लेकिन वो जानवर कौन सा था? अब वो केवल चित्र के माध्यम से दर्शाया गया, कुछ इस प्रकार का था। देखिएगा, ये एक सींग ऐसे निकली होती थी और कुछ गाय की तरह वो प्रतीत होता था, कुछ गाय की तरह प्रतीत होता था और एक सींग निकली हुई थी। ऐसा ही चित्र सिंधु सभ्यता के मोहरों में देखने को मिलता है। एक सींग वाले जानवर का चित्र यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अगला हम देखते हैं। अगली विशेषता यह थी कि ये लोग युद्ध और तलवार से परिचित ही नहीं थे। जैसे कि सिंधु सभ्यता का विनाश कैसे हुआ, तो सिंधु सभ्यता का विनाश का कारण युद्ध तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये युद्ध और तलवार से परिचित ही नहीं थे। किससे नहीं परिचित थे? तो यहां मैं लिखे दे रहा हूं, युद्ध और तलवार से, युद्ध और तलवार से ये परिचित नहीं थे। जब युद्ध और तलवार से परिचित ही नहीं थे तो इनके अंत का कारण हम युद्ध कह ही नहीं सकते, क्योंकि इनके अंत का मुख्य कारण जो बताया गया था वो बाढ़ को बताया गया था। पुरातत्वविदों ने ये बताया कि बाढ़ की वजह से यह सभ्यता खत्म हो गई, नष्ट हो गई। तो बाढ़ मुख्य कारण था सिंधु सभ्यता के विनाश का। बाढ़ मुख्य कारण था सिंधु सभ्यता के विनाश का। अब देखिएगा भैया कि यहाँ पर व्यापार भी हुआ करता था, एक देश से दूसरे देश पर व्यापार हुआ करता था। तो यहाँ पर हम व्यापार भी लिख देते हैं कि यहाँ पर व्यापार हुआ करता था। व्यापार के लिए जो बंदरगाह था वो कौन सा बंदरगाह था? तो लोथल बंदरगाह था, जो गुजरात में हमें साक्ष्य मिला है लोथल बंदरगाह के, कि यहाँ पर व्यापार के लिए विदेशों में जो माल होता था वो भेजा जाता था और विदेशों से माल यहाँ पर लाया जाता था। तो व्यापार भी एक मुख्य विशेषता थी सिंधु सभ्यता की। और यही लोथल में जो व्यापार हुआ करता था, फारस की मोहर भी वहां से मिली है। और जब व्यापार होता था तो जाहिर सी बात है कि नाप तौल कर ही व्यापार किया जाता होगा, है ना भैया? नाप तौल कर व्यापार किया जाता होगा। तो नाप तौल की उस समय कोई इकाई भी रही होगी, है ना? नाप तौल की कोई इकाई भी रही होगी। तो नाप तौल के लिए सिंधु सभ्यता में बाट का प्रयोग किया जाता था। क्या प्रयोग किया जाता था? बाट का प्रयोग किया जाता था। और यह बाट कितने किलो का रहता था? तो 16 किलो का बाट रहा करता था।
न्यूनतम 16 किलो का बाट हुआ करता था, जो कि नाप तौल के लिए प्रयोग में लाया जाता था। और एक बात कि यहाँ पर जो हमने कहा कि एक सींग वाले जानवर का चित्र अंकित है, तो भ्रम में हम चित्र देखकर ये अंदाजा लगा लेते हैं कि यह गाय रही होगी, लेकिन यहाँ पर गाय का कोई भी महत्व नहीं था। यानी यहाँ पर हम लिख देते हैं कि यहाँ पर गाय का कोई महत्व नहीं था इस सभ्यता में। गाय का कोई महत्व नहीं था इस सभ्यता में। जो एक सींग वाले जानवर का अंकन मिलता है, कहां पर, इनके मुहरों पर एक सींग वाले जानवर का अंकन मिलता है, वह गाय नहीं थी। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तब तक। आइए देखते हैं आगे। आगे देखते हैं हम। अब आगे हमने आपको बताया था कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था। तो सिंधु सभ्यता का सबसे सबसे बड़ा स्थल कौन सा था। तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा था। क्या था भैया, धौलावीरा सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। लेकिन जब हम बात करते हैं कि भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा मिलता है, यानी सबसे बड़ा स्थल, सबसे बड़ा स्थल सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, जब हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, तो भारत के परिप्रेक्ष्य में जो सबसे बड़ा स्थल सिंधु सभ्यता का मिला है, वह मिला है हरियाणा में। और हरियाणा में जो मिला है, हरियाणा में जो मिला है सिंधु सभ्यता का स्थल, वो कौन सा स्थल है। तो वो स्थल है आपका राखी गढ़ी। कौन सा स्थल मिला है भैया, तो वह मिला है राखी गढ़ी। तो सिंधु सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल था वो धौलावीरा था, और जो सबसे बड़ा स्थल भारत में था वो हरियाणा क्षेत्र के, यानी हरियाणा राज्य के राखी गढ़ी में मिलता है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल भारत में। अब हम यहाँ पर सिंधु सभ्यता की विशेषताएं जो यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए महत्वपूर्ण है, वह हमने सारी विशेषताएं देख ली हैं। अब हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो वैदिक संस्कृति में हमें वेद के बारे में पढ़ना है, उपनिषद के बारे में पढ़ना है, वेद के बारे में पढ़ना है, उपनिषद के बारे में पढ़ना है, और वेदों का उपवेद के बारे में पढ़ना है। वेदों के जो उद्घोषकर्ता होते थे उनके बारे में पढ़ना है कि ऋग्वेद का उद्घोषकर्ता कौन था, सामवेद का उद्घोषकर्ता कौन था, इसके बारे में चर्चा करेंगे वैदिक संस्कृति में। तो पहले हम वैदिक संस्कृति का एक थोड़ा सा खाका जान लेते हैं कि वैदिक संस्कृति की शुरुआत कैसे हुई, और वैदिक संस्कृति जो वैदिक सभ्यता थी वो कब से लेकर के कब तक थी, इसमें क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आइए हम देखते हैं वैदिक संस्कृति के बारे में। जब हम वैदिक संस्कृति के बारे में चर्चा करते हैं, वैदिक संस्कृति के बारे में, अच्छा, सिंधु सभ्यता की विशेषता में हमने आपको बता दिया कि इसके विनाश का मुख्य कारण बाढ़ था। तो विशेषता में आप लिख लीजिएगा कि सिंधु सभ्यता के विनाश का मुख्य कारण बाढ़ था। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वैदिक सभ्यता। कौन सी भैया सभ्यता, तो वैदिक सभ्यता के बारे में हम लोग जानते हैं। तो वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता यानी
वेदों से रिलेटेड जो हमारी सभ्यता थी वो कौन सी सभ्यता कहलाई? वैदिक सभ्यता कहलाई। और ये वैदिक सभ्यता इसलिए कहलाई क्योंकि इसी सभ्यता में वेदों का संकलन किया गया, इसलिए इसे वैदिक सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो वैदिक सभ्यता की जब हम बात करते हैं तो वैदिक सभ्यता कब से कब तक थी? तो वैदिक सभ्यता 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व 600 ईसा पूर्व तक थी। कहां से कहां तक थी भैया? तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक वैदिक सभ्यता का अध्ययन हम करेंगे। देखते हैं, जब हम वैदिक सभ्यता की बात करते हैं तो वैदिक सभ्यता को हम दो भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं, और वो दोनों भाग हमारे कौन कौन से हैं? तो हमारा पहला भाग है ऋग्वैदिक काल। कौन सा है? तो है ऋग्वैदिक काल। और दूसरे की हम बात करते हैं तो दूसरा भाग है हमारा उत्तर वैदिक काल। कौन सा भैया? तो उत्तर वैदिक काल। जब हम ऋग्वैदिक काल की चर्चा करते हैं तो ऋग्वैदिक काल में हम 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक की चर्चा ऋग्वैदिक काल में करते हैं। यानी 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक की चर्चा हम ऋग्वैदिक काल में करते हैं, और 1000 से लेकर के यानी 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक की चर्चा हम उत्तर वैदिक काल में करते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वैदिक सभ्यता का शुरुआत कहां से हुआ और वैदिक सभ्यता कैसे आगे फली फूली और वेदों का संकलन किया गया, उपनिषद का भी संकलन किया गया। आइए हम आगे देखते हैं। तो जब हम बात करते हैं वैदिक सभ्यता की, तो वैदिक सभ्यता के निर्माता किसे कहा जाता है? तो वैदिक सभ्यता का निर्माता हम कहते हैं आर्य को। किसको भैया? आर्य को वैदिक सभ्यता का निर्माता कहते हैं। और ये जो आर्य थे वो भारत के मूल निवासी नहीं थे, ये मध्य एशिया से आए हुए थे। और मध्य एशिया से आए थे तो किस जगह पर आए थे? तो ये सबसे पहले आए थे सप्त सैंधव प्रदेश में। और ये सप्त सैंधव प्रदेश क्या है? तो सप्त सैंधव प्रदेश जहां पर सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास इत्यादि नदियां बहती थी, उन्हें हम सप्त सैंधव प्रदेश कहते हैं। जो तत्कालीन में यानी उस समय हमारा पंजाब का क्षेत्र हुआ करता था, जो कि आज आधा पाकिस्तान में चला गया है। उस समय का जो पंजाब था सप्त सैंधव प्रदेश के नाम से जाना जाता था। और ये आर्य मध्य एशिया से आए थे। कहां से आए थे? तो मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया से आए थे। और ये कहां पर आए थे? तो ये सप्त सैंधव प्रदेश में आए थे। कहां पर आए थे? तो सैंधव सप्त सैंधव प्रदेश में आए थे। सप्त सैंधव प्रदेश में आए थे। और यहाँ पर जब वो आए तो यहाँ पर उन्होंने काम क्या क्या किया? तो यहाँ पर उन्होंने सब इनकी भाषा समझिएगा। पहले पहले इनकी भाषा समझिएगा, क्योंकि कुछ भी करने से पहले, अब जैसे मैं ही पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, मैं ही कुछ जानकारी दे रहा हूं, तो कोई ना कोई भाषा है मेरी, और यही भाषा के जरिए मैं आपसे वार्तालाप कर रहा हूं, यानी बातचीत कर रहा हूं, आपको ये सब पढ़ा रहा हूं। तो यानी कहने का मतलब हम इसी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे बढ़ने
का जो कारण रहा हमारा और आपका, वो हमारा कम्युनिकेशन रहा, भाषा रहा। अगर हम यहाँ पर आपको पढ़ाने लगे, उर्दू पढ़ाने लगे, फारसी पढ़ाने लगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा। यानी भाषा, अगर हम आगे बढ़ पाएंगे तो हम अपनी भाषा की वजह से आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है भैया। तो इनको, इनके आगे बढ़ने यानी इनका जो ग्रोथ था, इनके विकास का जो कारण रहा, वो सबसे सबसे जो है ज्यादा कारण रहा भाषा, संस्कृत इनकी। अच्छा, जो मूल निवासी यहाँ पर थे, मूल निवासियों को संस्कृत नहीं आया करती थी, और आर्य की जो भाषा थी वो संस्कृत भाषा थी। कैसी भाषा थी? तो इनकी भाषा संस्कृत थी, और जो संस्कृत की भाषा ये बोलते थे, जो संस्कृत की भाषा ये बोलते थे, ये कहते थे कि संस्कृत देवताओं की भाषा है। संस्कृत किसकी भाषा है? तो संस्कृत देवताओं की भाषा है। किसकी भाषा है? देवताओं की भाषा है। अब आप खुद ही सोचिए, जब ये खुद कह रहे हैं कि संस्कृत देवताओं की भाषा है और देवताओं की भाषा हम लोग बोलते हैं, यानी जो आर्य थे वो बोला करते थे, तो जाहिर सी बात है कि ये अपने आप को श्रेष्ठ घोषित करेंगे, अपने आप को श्रेष्ठ कहेंगे। तो ये जो आर्य थे, आर्य थे, ये आर्य स्वयं को श्रेष्ठ कहते थे। आर्य स्वयं को श्रेष्ठ कहते थे। क्या कहते थे? तो स्वयं को श्रेष्ठ कहते थे। और जो यहाँ के मूल निवासी थे, जिन्हें संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं था, वो संस्कृत बोल नहीं पाते थे, तो उन्हें क्या कहते थे ये? तो उन्हें ये नीच कहते थे। क्या कहते थे? नीच या अनार्य कहते थे। अनार्य, अनार्य कहा करते थे। क्या कहा करते थे? अनार्य कहा करते थे, है ना भैया? क्या कहा करते थे? तो अनार्य कहा करते थे, क्योंकि उन्हें संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं था। और आर्य ये मानते थे कि संस्कृत जो है वो देवताओं की भाषा है, और देवताओं की भाषा हम लोग बोलते हैं, इसलिए हम लोग श्रेष्ठ हैं। और यहाँ के जो मूल निवासी थे, यहाँ के जो मूल निवासी थे, मूल निवासियों को इन्होंने क्या कहा? तो मूल निवासियों को इन्होंने अनार्य कहा। क्या कहा भैया? अनार्य कहा। अब देखिएगा, जब इन्होंने अनार्य कहा, यानी अनार्य जो संस्कृत भाषा नहीं बोल पाते थे, जो मूल निवासी थे, और जो आर्य आए थे, अब इन दोनों के बीच भैया तनातनी तो चलेगी ही, इन दोनों के बीच द्वंद्व तो होगा ही, क्योंकि आर्य अपने आप को श्रेष्ठ कहते थे और उनको अनार्य कहते थे, यानी तुम किसी काम के नहीं हो, तुम नीच हो, या ऐसे कहा करते थे, उनको दुत्कारा करते थे। तो इन दोनों के बीच द्वंद्व होना तो जाहिर सी बात है कि द्वंद्व होना ही होना था। तो इसी कड़ी में आगे क्या हुआ, जिसकी चर्चा हमें ऋग्वेद के 7वें मंडल से मिलती है। ऋग्वेद के 7वें मंडल से हमें क्या साक्ष्य मिलता है, क्या चर्चा है ऋग्वेद के 7वें मंडल में? तो उसमें यह चर्चा है कि आर्य और अनार्य के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसको हम दशराज युद्ध के नाम से जानते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे हम चलते हैं। आइए आगे हम चलते हैं, आगे देखते हैं, आगे हम देखते हैं कि इनके बीच जो दशराज का युद्ध हुआ, उसमें कौन जीता और कौन हारा। जब हम दशराज युद्ध की चर्चा करते हैं, तो अनार्य का, जब हम दशराज युद्ध की चर्चा करते हैं, दस राज युद्ध, दशराज युद्ध की चर्चा करते हैं, तो दशराज युद्ध का वर्णन हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो दशराज युद्ध का वर्णन हमें ऋग्वेद के, ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसकी चर्चा है। यानी ऋग्वेद के 7वें मंडल में हमें
दसराज युद्ध की चर्चा देखने को मिलती है कि दसराज युद्ध में हुआ क्या था कि जो अनार थे, अनार के 10 राजाओं के समूह, अनार के 10 राजाओं के समूह एक होकर, यानी अनार के 10 राजा एक होकर आर्यों के खिलाफ युद्ध किया। और इसमें जो आर्य थे, इसमें जो आर्य थे, आर्य, वह विजयी हुए, वह विजयी हुए और उन्होंने भारत में अपनी सत्ता स्थापित कर ली। यानी जब अनार्य हार गए तो उन्हें आर्य के अधीन होना पड़ा, आर्य के जमीनों तले होना पड़ा। अब देखते हैं कि यह जो दसराज का युद्ध था, तो दसराज युद्ध में कौन सा कबीला था, यानी जो आर्य जीते थे वो आर्य का कबीला कौन सा था? तो आर्य का कबीला था, कौन सा कबीला था? तो आर्य का कबीला था भरत कबीला। कौन सा कबीला था? तो भरत कबीला था, जो युद्ध के लिए अनार्य के 10 राजाओं से युद्ध किया। और इस 10 राज के युद्ध में आर्यों की क्या हुई? तो आर्यों की जीत हुई। अब आइए हम इसके आगे चर्चा करते हैं। तो 10 राज युद्ध का चर्चा हमने यहाँ पर कर दिया कि 10 राजाओं के समूह ने आर्य के खिलाफ युद्ध छेड़ा और भरत कबीला, जो भरत कबीला था, वो विजयी हुआ। अब हम आगे देखते हैं। जब हम आगे देखते हैं तो यह देखते हैं कि जब इन्होंने जीत हासिल कर ली, है ना, इनका वर्चस्व स्थापित हो गया। अच्छा, ये अपना प्रचार प्रसार भी करेंगे, अपनी भाषा को आगे भी फैलाएंगे। तो आर्यीकरण, यानी भारत का इन्होंने आर्यीकरण करना स्टार्ट किया। भारत का जब आर्यीकरण करना स्टार्ट किया तो भारत का आर्यीकरण के लिए किसको भेजा गया और कहां भेजा गया? जब हम बात करते हैं उत्तर भारत की, यानी जो आर्यीकरण इन्होंने करना स्टार्ट किया, तो आर्यीकरण करने के लिए इन्होंने उत्तर भारत में किसे भेजा? उत्तर भारत में किसे भेजा? तो उत्तर भारत में इन्होंने गौतम राहुगढ़ को भेजा। किसको भेजा? तो उत्तर भारत में गौतम राहुगढ़ को भेजा। गौतम राहुगढ़ को भेजा, जो राजा विदेह के पुरोहित थे। किसके पुरोहित थे? तो राजा विदेह के पुरोहित थे। कौन था? तो गौतम राहुगढ़ थे। इनको आर्यीकरण के लिए उत्तर भारत की ओर भेजा गया। यानी जो वैदिक सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता का आर्यीकरण करने के लिए इन्होंने उत्तर भारत में किसे भेजा? तो उत्तर भारत में गौतम राहुगढ़ को भेजा। और फिर दक्षिण भारत में किसे भेजा? तो दक्षिण भारत की बात करते हैं। तो दक्षिण भारत में इन्होंने ऋषि अगस्त्य को भेजा। किसको भेजा? ऋषि अगस्त्य को भेजा दक्षिण भारत में आर्यीकरण करने के लिए। अब ध्यान दीजिएगा, जब हम उत्तर भारत में बात करते हैं गौतम राहुगढ़ की, तो गौतम राहुगढ़ उत्तर भारत में आर्यीकरण करते करते ये पहुंचे पटना में। और ये पटना में गंडक नदी को पार नहीं कर पाए। और गंडक नदी को जब ये पार नहीं कर पाए तो इन्होंने पटना को, यानी पटना को इन्होंने अछूतों की भूमि कह दिया। अछूतों की भूमि कह दिया। किसने कह दिया? गौतम राहुगढ़ ने। किसने कह दिया? तो गौतम राहुगढ़ ने। यही मैं लिखे देता हूं कि पटना को अछूतों की भूमि कह दिया। क्या कह दिया भैया? अछूतों की भूमि। अछूतों की भूमि। अछूतों की भूमि किसने कहा? तो गौतम राहुगढ़ ने अछूतों की भूमि कहा। क्यों कहा? क्योंकि ये गंडक नदी को पार नहीं कर पाए और इन्होंने पटना को अछूतों की भूमि कहा।
अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, आगे हम देखते हैं भैया। तो इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या होगा? आप अपने दिमाग से सोचकर बताइए कि इनकी अर्थव्यवस्था का जो मुख्य साधन होगा वह क्या होगा। तो इनकी अर्थव्यवस्था का जो मुख्य साधन था वो भी कृषि ही था। कौन सा था? कृषि था। इनकी अर्थव्यवस्था का, यहाँ अर्थव्यवस्था लिख दे रहा हूं, इनकी अर्थव्यवस्था का साधन क्या था? तो अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से कृषि पर निर्भर थी। अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से किस पर निर्भर थी? तो कृषि पर निर्भर थी। और यहाँ पर गाय को गाय को प्रिय पशु माना जाता था। क्या माना जाता था? गाय को प्रिय पशु माना जाता था, प्रिय पशु माना जाता था। और अगर किसी की गाय खो जाती थी तो राजा का काम था कि उसकी गाय को ढूंढना और ढूंढ करके उसे सुपुर्द करना जिसकी गाय थी। यानी राजा का जो काम गाय ढूंढना हुआ करता था वह गविष्टि कहलाता था। क्या कहलाता था? तो गविष्टि कहलाता था। यानी गविष्टि क्या कहलाता था? गविष्टि कहलाता था। यानी गाय को ढूंढना, गाय को ढूंढना क्या कहलाता था? गविष्टि कहलाता था। इसके द्वारा ढूंढना, तो राजा के द्वारा, राजा के द्वारा राजा के द्वारा खोई हुई जो गाय थी उसको ढूंढने का काम किसका था? राजा का था। और उसे क्या कहा गया? गविष्टि। यानी अगर किसी की गाय खो जाती थी तो राजा का काम था उसकी गाय को ढूंढ करके उसे वापस करना। यह काम किसका था? तो यह काम राजा का हुआ करता था। और जो गाय हुआ करता था, यानी गाय हुआ करती थी, इस गाय को वो समृद्धि का प्रतीक मानते थे। क्या मानते थे? समृद्धि का प्रतीक मानते थे। समृद्धि का प्रतीक मानते थे। किसे समृद्धि का प्रतीक मानते थे? तो गाय को समृद्धि का प्रतीक मानते थे। जब ये समृद्धि का प्रतीक गाय है तो जाहिर सी बात है इसका इंपॉर्टेंस तो होगा ही। यानी गाय जो थी उसका इंपॉर्टेंस तो होगा ही। और गाय का जब इंपॉर्टेंस होगा तो उसमें राजा दखल देगा ही। यानी अगर किसी की गाय खो जाती थी तो राजा क्या करवाता था? गविष्टि करवाता था। यानी गाय को खोज करके सुपुर्द करता था। ठीक है भैया। और यदि गाय की हत्या कोई कर देता था, गाय की हत्या अगर कोई कर देता था तो गाय की हत्या के लिए, यानी अब देखिए आप, समृद्धि का प्रतीक है, और अगर कोई उसकी हत्या कर देता था, मृत्यु कर देता था, तो गौ हत्या पर जो गाय की हत्या करता था उसको मृत्यु दंड दे दिया जाता था। क्या दे दिया जाता था? तो उसे मृत्यु दंड दे दिया जाता था। क्या दे दिया जाता था भैया? तो उसे मृत्यु दंड दे दिया जाता था। अब देखिएगा कि उत्तर वैदिक काल आते आते, उत्तर वैदिक काल आते आते, उत्तर वैदिक काल आते आते हुआ क्या? तो उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो गई। किसकी खोज हो गई भैया? तो लोहे की खोज हो गई। अभी तक आप देखिएगा लोहे की खोज हो गई। अभी तक आप देखिएगा कि लोहे की खोज नहीं हुई थी, लोहे से परिचित नहीं था कोई। यानी वैदिक सभ्यता के लोग अब लोहे से परिचित हो गए। किससे परिचित हो गए? तो लोहे से परिचित हो गए। और पहला जो सबसे पहला उपयोग में लाया गया धातु था वो कौन सा था? तो सबसे पहला जो उपयोग में लाया गया धातु था वो कौन सा था? तो वो तांबा था।
कौन सा था भैया? तो वो तांबा था जो उपयोग में लाया गया था। क्या था भैया? तांबा था। ये आपको मैंने पहले दिन ही क्लास में, जब हम पाषाण काल की चर्चा कर रहे थे, प्रागैतिहासिक काल की चर्चा कर रहे थे, तब हमने आपको पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल के बारे में चर्चा करते हुए चौथा जो हमारा था, हमने ताम्र पाषाण काल की चर्चा की थी। यानी मानव अगर पहली धातु से परिचित था तो वो कौन सी धातु थी? तो वो धातु थी हमारी तांबा। कौन सी थी? तांबा थी। और यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो गई, और जब लोहे की खोज हो गई तो औद्योगिक में एक नई क्रांति आ गई। औद्योगिक क्षेत्र में एक नया क्रांति आया, नया बदलाव आया। आगे देखते हैं हम इसके। जब हम आगे चर्चा करते हैं तो यहाँ पर जातियों का निर्धारण किया गया। किसका निर्धारण किया गया? तो यहाँ पर जातियों का निर्धारण किया गया, और वो जितनी भी जातियों का निर्धारण किया गया था वो कर्म के आधार पर था। किसके आधार पर था? तो कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर वर्गीकरण, कर्म के आधार पर वर्गीकरण। जब कर्म के आधार पर वर्गीकरण किया गया, तो कर्म के आधार पर जब वर्गीकरण किया गया तो भैया, कर्म के आधार पर वर्गीकरण किया गया तो वह वर्गीकरण में क्या क्या था, कौन कौन से लोग आते थे? तो ध्यान दीजिएगा, उसमें हमारे कौन कौन से लोग आते थे? तो उसमें आते थे सबसे पहले आते थे ब्राह्मण। कौन कौन आता था भैया? तो ब्राह्मण आते थे। और दूसरे नंबर पे जो आते थे, दूसरे नंबर पे आते थे क्षत्रिय। और तीसरे नंबर पर जो आते थे वो आते थे वैश्य। और जो चौथे नंबर पे आते थे वो थे शूद्र। तो देखिएगा, कर्म के आधार पर यहाँ पर विभाजन किया गया था। यानी किसी की सेवा आप करते हो, किसी दूसरे के यहाँ अगर आप नौकरी करते हो तो आप क्या हो? आप शूद्र हो। आप खरीदते बेचते हो, व्यापार करते हो तो आप क्या हो? आप वैश्य हो। यदि आप युद्ध करते हो, युद्ध की कला में आपको पारंगतता प्राप्त है तो आप क्या हो? आप क्षत्रिय हो। यदि आपको वेद उपनिषद का ज्ञान है तो आप क्या हो? आप ब्राह्मण हो। उस समय कर्म के आधार पर जातियों का वर्गीकरण किया गया, और उस समय एक ही घर में ये चारों जातियां निवास किया करती थी। सोचिए, आज का भारत हमारा कैसा भारत है कि बात बात पे लोग जातियों की चर्चा करने लगते हैं कि तुम फला जात के हो, तुम नीच जात के हो, तुम उच्च जात के हो। सोचिए, उस समय की हमारी जो वैदिक संस्कृति थी, वैदिक सभ्यता थी, कितनी बेहतरीन सभ्यता थी कि एक ही घर में हमें ये चारों के चारों जातियां देखने को मिलती थी। यदि आप किसी की सेवा कर रहे हो, किसी की नौकरी कर रहे हो तो आप शूद्र हो। आप युद्ध करते हो, युद्ध कला में आपको महारत हासिल है तो आप क्षत्रिय हो। आप वेद उपनिषद के ज्ञान ले सकते थे। अगर आपको वेद उपनिषद का ज्ञान है तो आप ब्राह्मण हो। आप व्यापार करना चाहते हो, व्यापार कर रहे हो तो आप वैश्य हो। सोचिए कितनी बेहतरीन सभ्यता थी। आज हमारा भारत कहाँ पहुंच गया है? और वो पहुंच इसलिए गया है कि उस समय धीरे धीरे कालांतर में आते आते, जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे ये लोग क्या करते गए कि अनुवांशिकता, यानी इसको पीढ़ी दर पीढ़ी अपना जाति घोषित कर दिया कि हम ब्राह्मण है तो हमारा बेटा भी ब्राह्मण होगा, उसका बेटा भी ब्राह्मण होगा। यदि हम वैश्य हैं तो उसका बेटा भी वैश्य होगा, उसका बेटा भी वैश्य होगा। तो उस समय कितनी बेहतरीन सभ्यता हुआ करती थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चार जातियों में वर्गीकरण किया गया,
और किस आधार पर किया गया? तो कर्म के आधार पर किया गया। किसके आधार पर किया गया? तो कर्म के आधार पर किया गया। यानी आप व्यापार करते हो तो आप वैश्य हो, आप युद्ध कला में निपुण हो तो आप क्षत्रिय हो, आपको वेद का ज्ञान है तो आप ब्राह्मण हो, आप किसी की नौकरी करते हो तो आप क्या हो? आप शूद्र हो। है ना भैया? तो सोचिए कितनी बेहतरीन सभ्यता थी, है ना? तो वैदिक सभ्यता में हमने आज यहां तक देखा। कल हम चर्चा करेंगे वेद और उपनिषद की। तो अब हम यूपी ट्रिपल एससी के बारे यूपी ट्रिपल एससी पेट की चर्चा कर रहे हैं। तो यूपी ट्रिपल एससी पेट में जो आपके लिए महत्वपूर्ण है वो हम कवर कराते हुए चल रहे हैं। बस आपको आपसे इतना अनुरोध है कि आप ध्यान से इसको पढ़ते हुए चलिएगा, एकाग्रता से चलिएगा और अपना मन लगा करके पढ़िएगा। एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। आपके 30 में से 30 क्वेश्चन फंसाने की कोशिश करूंगा और एक भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं आए, ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी। तो आज के लिए हमने वैदिक सभ्यता में इतना देखा। कल हम वेद के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सबको जय हिंद।